आइए आज बात करते हैं ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांतों की। रूसो और कांट की भांति ग्रीन भी अपना चिंतन स्वतंत्रता से प्रारंभ करता है। उसका मत है कि व्यक्ति ईश्वरीय चेतना का अंश होने के कारण स्वतंत्रता चाहता है और यह स्वतंत्रता उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति शाश्वत चेतना का अंश होने के कारण स्वतंत्रता का एक मूल चरित्र रखता है। यह स्वतंत्रता उसकी आंतरिक चेतना की प्रतिनिधि बन जाती है। लेकिन समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्र रहें और सब अपने अपने जीवन को अनुशासन में बांध कर संचालित करें, ऐसा नहीं होता। प्रायः ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता कब स्वच्छंदता में बदल जाती है और कब समाज का ताना बाना बिगड़ने लगता है, इसे परिभाषित करना बड़ा दुरूह कार्य है। इसीलिए ग्रीन के दर्शन में अधिकारों का उदय होता है कि हर व्यक्ति के अपने कुछ सुनिश्चित अधिकार हैं और वह इन अधिकारों के साथ अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। वस्तुतः केवल स्वतंत्रता दे दी जाए और अधिकारों की चर्चा न की जाए तो स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदलते देर नहीं लगती। लेकिन यदि अधिकारों की परिधि में स्वतंत्रता का विवेचन किया जाए तो हमारी स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेगी, बल्कि हम अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ अपनी स्वतंत्रता का भी प्रयोग करेंगे और कहीं कोई टकराव नहीं होगा। ग्रीन की स्वतंत्रता अधिकारों की तरफ ले जाती है और अधिकारों की तरफ इसलिए भी लेकर जाती है क्योंकि हम बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। इसके लिए हमें अधिकार आवश्यक रूप से मिलने चाहिए। लेकिन अधिकारों की परिभाषा करने वाली संस्था, अधिकारों को देने वाली संस्था, अधिकारों को लागू कराने वाली संस्था और अधिकारों के टकराव पर न्याय और निर्णय करने वाली संस्था भी आवश्यक है। बिना इसके हम पुनः अराजकता और स्वच्छंदता की ओर लौट आएंगे। इसके लिए ग्रीन राज्य की स्थापना करता है और कहता है कि यदि अधिकारों की बात की जाती है तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अधिकारों को लागू करे, उसे परिभाषित करे और बेहतर ढंग से शासन संचालित करते हुए सभी व्यक्तियों को मर्यादित स्वतंत्रता और अनुशासित अधिकारों की परिधि में रखे। इस पूरी बात को बार्कर ने बड़े अच्छे शब्दों में पिरो दिया है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। वस्तुतः मनुष्य शाश्वत चेतना का अंश है और शाश्वत चेतना का अंश होने के कारण स्वतंत्रता उसकी मूल प्रत्याशा है। स्वतंत्रता अधिकारों की परिधि में ही सार्थकता प्राप्त करेगी। बिना अधिकारों के स्वतंत्रता का कोई मूल्य और महत्व नहीं होता और अधिकार भी किसी ऐसी संस्था पर निर्भर करते हैं जो अधिकारों की परिभाषा कर सके, उसकी दशा दिशा निर्धारित कर सके, उसकी सीमाओं को परिभाषित कर सके और बदलते हुए समय के अनुसार अधिकारों की नई व्याख्या कर सके। इसके लिए ग्रीन के दर्शन में राज्य उपस्थित होता है। तो मनुष्य की चेतना, स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य ये सब एक दूसरे से गुथे हुए प्रतीत होते हैं ग्रीन के दर्शन में। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संबंधी विचारों की। ग्रीन के चिंतन में दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है, एक आंतरिक स्वतंत्रता और दूसरा बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता आंतरिक चेतना से जुड़ी हुई है, जो बताती है कि मनुष्य को बुराइयों से दूर रहते हुए, अपनी तमाम विषय वासनाओं से दूर रहते हुए, अपने मन की बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए और अन्य सामाजिक बुराइयों से भी अपने को दूर रखते हुए अपनी स्वतंत्रता को बेहतर ढंग से सार्थक बनाना है। यह उसकी आंतरिक स्वतंत्रता है कि वह समस्त बुराइयों से अपने को स्वेच्छा से अलग कर ले। और बाह्य स्वतंत्रता का तात्पर्य उन परिस्थितियों के निर्माण से है जिसमें कोई व्यक्ति समाज में रहता है और समाज
ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें कि वह अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का बहुत ही बेहतर ढंग से प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। एक ऐसी सामाजिक दशाओं को उत्पन्न किया जाए जिसमें एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता से टकराए न, और एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें। यह बाह्य स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को उन दशाओं से बचाती है जिसमें कि उसकी स्वतंत्रता का अपहरण हो सकता है, या जिसमें उसके अधिकारों को क्षति पहुंच सकती है, या कोई अन्य व्यक्ति उसके अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप का अभाव और स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न करने जैसी दशाओं का निर्माण ही बाह्य स्वतंत्रता से संबंधित है। इस बाह्य स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। राज्य ग्रीन के दर्शन में उपस्थित ही इसीलिए होता है कि वह हमारे अधिकारों का संरक्षण कर सके और हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित कर सके। राज्य की मूल जिम्मेदारी यही है, उसकी मूल जवाबदेही यही है कि वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न कर सके और किसी एक व्यक्ति के अधिकार समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप न कर सकें। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे। वास्तव में ग्रीन के दर्शन में स्वतंत्रता एक ऐसी वस्तु बनकर आती है जिसका अर्थ यह है कि वह उन वस्तुओं का उपभोग करने की अनुमति देती है जो भोगने योग्य हैं। वह उन कार्यों को करने की अनुमति देती है जो करने योग्य हों। जो कार्य करने योग्य न हो, अर्थात जिन कार्यों को करने से अपनी स्वतंत्रता का तो हरण या अपहरण होगा ही, अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में भी बाधा पहुंचेगी, या ऐसा कोई कार्य जो अपने अधिकारों की सीमाओं से बाहर जाकर किया जाता है या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाता है, ऐसे कार्य करने की अनुमति ग्रीन के दर्शन में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो राज्य की यह जिम्मेदारी है, राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसे व्यक्तियों को रोके जो दूसरों की स्वतंत्रता और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। राज्य की उपयोगिता मात्र यही है कि वह व्यक्तियों को बेहतर ढंग से स्वतंत्रता प्रदान करे, व्यक्तियों को उत्तम तरीके से उनके अधिकारों की प्रत्याभूति सुनिश्चित करे। वस्तुतः ग्रीन के दर्शन में जो स्वतंत्रता का स्वर उभरता है वह दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की ओर इशारा करता है, एक निश्चयात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। जो निश्चयात्मक स्वतंत्रता है ग्रीन के दर्शन में, वह यह बताती है कि स्वतंत्रता अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, और हमारे व्यक्तित्व का जो विकास होगा उससे समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। यह जो निश्चय करते हुए अपनी स्वतंत्रता को परिभाषित और व्याख्यायित करने की विधा है वह ग्रीन के दर्शन में ही मिलती है। वस्तुतः ग्रीन ब्रिटिश उदारवादी परंपरा का प्रतिनिधि है और स्वतंत्रता को इस तरह परिभाषित नहीं करता कि कोई व्यक्ति असीमित तरीके से अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर ले। हम एक समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हमारे कुछ दायित्व हैं और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। अतः ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता वही है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करे और अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न न करे। यह निश्चयात्मक स्वतंत्रता है। दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। ग्रीन की जो स्वतंत्रता है उसका सकारात्मक स्वरूप है। वह कानूनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानता या मनमाने कार्यों को करने को स्वतंत्रता नहीं मानता। वह यह मानता है कि कानून की परिधि में रहते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना है, हमें अपने अधिकारों का उपभोग करना है। ग्रीन के दर्शन में कानून और स्वतंत्रता, कानून और अधिकार एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक बनकर उभरते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें हम कानून का पालन करके अपनी स्वतंत्रता को, अपने अधिकारों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कानून और हमारे अधिकारों में या कानून और किसी एक व्यक्ति के अधिकार या स्वतंत्रता में कोई द्वंद्व उत्पन्न नहीं है तो समाज के किसी भी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता का कानून के साथ कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता। ग्रीन राज्य को यह दायित्व भी सौंपता है कि वह कानूनों का निर्माण इस प्रकार से करे जिससे कि व्यक्ति
अपने अधिकारों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार समायोजित कर लें। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार संबंधी अवधारणा ग्रीन के दर्शन में कोई स्टैटिक नहीं है, कोई स्थिर नहीं है, कोई अचल वस्तु नहीं है, वह समय के साथ बदलती रहती है। क्योंकि ग्रीन जिस संसदीय लोकतंत्र के वातावरण में पला बढ़ा था, संसद को कानून बनाने का अधिकार था और बदलते हुए समय के अनुसार कानूनों को बदलने का भी अधिकार संसद को मिल चुका था। ऐसी स्थिति में ग्रीन की स्वतंत्रता और अधिकार संबंधी जो अवधारणा है वह एक गत्यात्मक अवधारणा बन जाती है, जिसमें समय के साथ बदलाव संभव है और इसका अधिकार उसने राज्य को दिया है कि वह परिवर्तित दशाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की नई व्याख्या प्रस्तुत करे। लेकिन स्वतंत्रता और अधिकारों की नई व्याख्या करने में भी ग्रीन राज्य को यह जिम्मेदारी बराबर दिए रहता है, राज्य को यह दायित्व का भान दिलाए रहता है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न करे और किसी एक व्यक्ति के अधिकार समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें। वस्तुतः ग्रीन कांट और हीगल इन दोनों के स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाओं में एक समन्वय स्थापित करता है। कांट जो कहता है कि कोई व्यक्ति अपने परम नैतिक आदेश के अनुसार, जो उसकी अंतरात्मा का आदेश है, जिसको वह कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स कहता है, अपनी अंतरात्मा के आदेश के अनुसार जीवन यापन करे तो वह स्वतंत्र है। हेगल कहता है कि कोई व्यक्ति राज्य के आदेशों को आंख मूंद कर स्वीकार करे तो वह स्वतंत्र है। ग्रीन दोनों के बीच का मार्ग उत्पन्न करता है। कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति को वह स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करे जिससे कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, लेकिन साथ ही व्यक्ति को शाश्वत चेतना का अंश मानते हुए ग्रीन यह कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करे और इस निरंतर प्रयास के लिए उसे स्वतंत्रता चाहिए, उसे अधिकार चाहिए और इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। तो ग्रीन कांट और हीगल इन दोनों के बीच एक समन्वय का मार्ग निकालता है। वास्तव में ब्रिटिश आदर्शवाद ने जर्मन आदर्शवाद से काफ़ी कुछ सीखा और उस जर्मन आदर्शवाद को ब्रिटेन की संसदीय परंपरा में, ब्रिटेन की लोकतांत्रिक परंपरा के साथ मिलाते हुए ब्रिटिश आदर्शवाद का एक नया प्रतिरूप या एक नया मॉडल विकसित किया। स्वतंत्रता संबंधी विवेचन के उपरांत अब बात करते हैं ग्रीन के अधिकार संबंधी अवधारणाओं की। वास्तव में स्वतंत्रता की सार्थकता तभी है जब हमारे पास कुछ काम करने के सुनिश्चित और परिभाषित अधिकार, सुनिश्चित, परिभाषित और दूसरों के हस्तक्षेप से बचते हुए अधिकारों की प्रत्याभूति सुनिश्चित करना यह समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन समाज के पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, इसलिए ग्रीन राज्य रूपी संस्था को यह दायित्व देता है कि वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करे और उन्हें उनके अधिकारों को अन्य व्यक्तियों के द्वारा हस्तक्षेप से बचाए रखे। ग्रीन ब्रिटिश परंपरा में जो प्राकृतिक अधिकार का बीजारोपण जॉन लॉक के द्वारा किया जा चुका था, उस प्राकृतिक अधिकार का खंडन करता है। ग्रीन कहता है कि प्राकृतिक अधिकार वास्तव में एक ऐसी स्थिति में अधिकार की बात करते हैं जब राज्य नहीं था और समाज नहीं था, लेकिन आज राज्य स्थापित हो चुका है, समाज पूरी शक्ति के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अधिकारों की बात करना या समाज विहीन और राज्य विहीन दशाओं की तरह के प्राकृतिक अधिकारों की बात करना बेबुनियाद है। वह उन्हें एक फॉल्स स्टेटमेंट या एक मिथ्या बात कहता है और कहता है कि प्राकृतिक अधिकार आज के युग में ब्रिटिश परंपराओं के अनुकूल नहीं है, अतः वह स्वीकार नहीं किए जा सकते। ग्रीन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते और समाज के कल्याण को महत्वपूर्ण मानने के कारण मिलने वाले
अधिकारों के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। एक ऐसी दशा में अधिकारों की संकल्पना जब राज्य नहीं था और समाज नहीं था, और उस समय के अधिकारों को राज्य के स्थापित होने के बाद भी बनाए रखना ग्रीन के अनुसार न तो उचित है और न ही तार्किक और न ही इसका कोई विधिक औचित्य बनता है। ग्रीन के अनुसार अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाह्य परिस्थितियों की मांग है, और इन बाह्य परिस्थितियों को मुहैया कराना या उपलब्ध कराना समाज का दायित्व है, और राज्य इस दायित्व को कानूनी ढंग से पूरा करने में मदद करता है। अर्थात वस्तुतः अधिकारों की पहचान, अधिकारों की परिभाषा और अधिकारों की परिधि तय करने की जिम्मेदारी राज्य की है। कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज का सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य रूपी संस्था के अधीन रहता है, उसे स्वयं अधिकारों की परिभाषा तय करने की और अपने अधिकारों की मनमाने ढंग से व्याख्या करने की शक्ति नहीं दी जा सकती। यह दायित्व केवल राज्य का है कि वह अधिकारों को उचित तरीके से परिभाषित करे और विधि बनाकर उन अधिकारों की प्रत्याभूति सुनिश्चित करे। वस्तुतः अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तित्व की उन दशाओं को उपलब्ध कराने का नाम है जिसे वह अपने लिए तो उचित समझता ही है, समाज भी उस व्यक्ति के लिए उसे उचित मानता है, और फिर राज्य इन सबकी सहमति से उन परिस्थितियों को उपलब्ध कराता है जिसमें वह अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपनी स्वतंत्रता का बेहतर ढंग से उपभोग कर सके। सामाजिक समझौतावादी विचारकों की तरह ग्रीन अधिकारों के प्राकृतिक स्वरूप में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी ग्रीन यह मानता है कि अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और कोई व्यक्ति उन्हें लेकर उत्पन्न होता है। जिस तरह व्यक्ति शाश्वत चेतना का अंश है और शाश्वत चेतना का अंश होने के कारण स्वतंत्रता उसकी मूल प्रवृत्ति है, ठीक उसी तरह उस स्वतंत्रता को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के पास अधिकारों का होना आवश्यक है। ग्रीन अधिकारों को प्राकृतिक न मानते हुए भी अधिकारों की प्रकृति में शाश्वत चेतना को जोड़ता है और कहता है कि शाश्वत चेतना का अंश होने के नाते व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। यह अधिकार ही उसकी स्वतंत्रता को सार्थकता देगा, उसकी स्वतंत्रता की सीमाओं को निर्धारित करेगा। अधिकारों के प्राकृतिक स्वरूप पर विश्वास करते हुए भी ग्रीन यह मानता है कि अधिकारों को कानून का समर्थन और संरक्षण मिलना चाहिए। यदि अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित नहीं है, अधिकार कानून के द्वारा परिभाषित नहीं है, तो इससे समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकारों में टकराव होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली कोई सत्ता न हो, अधिकारों को परिभाषित व्याख्यायित करने वाली कोई सत्ता न हो, अधिकारों के अतिक्रमण पर दंड देने वाली कोई संस्था न हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने अधिकारों की मनमानी व्याख्या करेंगे और पुनः समाज अराजकता और अव्यवस्था की ओर बढ़ जाएगा, जैसा कि प्राकृतिक अवस्था में हुआ करता था। ग्रीन अधिकारों को वैधानिक स्वरूप देने का पक्षपाती है। वह कहता है कि हमारे अधिकार वही हैं जो कानून हमें प्रदान करे। कोई व्यक्ति शाश्वत चेतना का अंश होने के नाते भी अधिकारों की अपनी व्याख्या करने लगे, इस बात से ग्रीन पूरी तरह असहमत है। वह कहता है कि हमारे अधिकार वही होंगे जो राज्य हमें प्रदान करें। अब प्रश्न उठता है कि कानून और अधिकारों में क्या द्वंद्व संभव है? ग्रीन के दर्शन में कानून हमारे अधिकारों को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का साधन है। कानून और अधिकारों में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। यद्यपि यूरोप के बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने यह माना था कि जब भी कोई कानून बनता है तो वह हमारी किसी न किसी स्वतंत्रता का हनन कर लेता है। ग्रीन इस बात से कतई सहमत नहीं है, क्योंकि ग्रीन एक संसदीय विरासत वाले देश में पैदा हुआ था, एक संसदीय लोकतंत्र
की समृद्ध परंपरा उसने देखी थी और ब्रिटेन में संसद का निर्माण हो चुका था। दोनों सदन अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगे थे। कानून निर्माण का कार्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में आ चुका था और राजा कानून निर्माण से बहुत दूर जा चुका था। जनप्रतिनिधियों की संस्था होने के नाते ब्रिटिश संसद लोगों के अधिकारों को परिभाषित और व्याख्यायित करने लगी थी। ग्रीन इसी परंपरा का समर्थन करता है और कहता है कि हमारे अधिकार वही हैं जो राज्य हमें कानून बनाकर दे और कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिला हुआ था। अतः वह यह भी कहना चाहता है कि हमारे अधिकारों को व्याख्यायित करने वाली संस्था मात्र पार्लियामेंट है, संसद है। ग्रीन अधिकारों के इसी विधिक स्वरूप पर बल देता है कि हमें अधिकारों की मनमानी व्याख्या नहीं करनी है। हमें अपने अधिकारों को अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार परिभाषित नहीं करना है। इसे परिभाषित करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है और वह संस्था है राज्य। राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह हमारे अधिकारों को बेहतर ढंग से परिभाषित करे, व्याख्यायित करे, सुनिश्चित करे। उसे परिवर्तित परिस्थितियों में यदि अधिकारों में संशोधन की आवश्यकता है तो उसे संशोधित करे, जिससे कि अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता कर सकें। वास्तव में जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अधिकारों के स्वरूप का निर्धारण करने वाली संस्था राज्य है। अतः ग्रीन के दर्शन में राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों और व्यक्ति के द्वारा भोगे जाने योग्य अधिकारों में कहीं कोई द्वंद्व नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को या किसी मानव समाज को राज्य के कानूनों के विरुद्ध जाकर अपने अधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार है, या कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन की बात कह के राज्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है? वस्तुतः ग्रीन इस बात की अनुमति नहीं देता कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के नाम पे या मानव समाज अपने अधिकारों के नाम पर राज्य रूपी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करे। ग्रीन समाज की नैतिक चेतना में विश्वास करता है और समाज की जो नैतिक चेतना है वह भी शाश्वत चेतना का अंश है। ग्रीन ने अपने लेखों में बहुत कम जगह या बहुत कम अवकाश इस बात के लिए दिया है, लेकिन फिर भी वह इस बात को स्वीकार करता है कि जब समाज का एक बहुत बड़ा भाग इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि व्यापक लोक कल्याण की सिद्धि के लिए राज्य के कानूनों का विरोध करना उचित है, तो वह ऐसा कर सकता है। अर्थात कुछ विशेष दशाओं में ही ग्रीन राज्य के कानूनों के विरोध का अधिकार देता है, लेकिन सामान्य दशाओं में वह राज्य के कानूनों के विरुद्ध अवज्ञा का अधिकार मानव समाज को नहीं देता। वास्तव में ग्रीन जिस संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में पला बढ़ा था उसमें संसद के कानूनों के विरुद्ध जाकर अपने द्वारा परिभाषित कानूनों को लागू करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जो संसद थी वह कानून निर्माण का कार्य अपने हाथों में ले चुकी थी। समाज अपने अधिकारों की परिभाषा के लिए संसद के कानूनों पर निर्भर हो चुका था। अतः ऐसी स्थितियों की कल्पना कि व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विरोध करेगा या राज्य के विरुद्ध विद्रोह करेगा ब्रिटिश परंपरा के अनुकूल नहीं था। इसलिए सामान्यतः ग्रीन इसका कोई अधिकार व्यक्ति को नहीं देता, लेकिन फिर भी वह थोड़ा सा स्पेस जरूर रखता है कि यदि व्यापक लोक कल्याण की सिद्धि के लिए आवश्यक है तो राज्य के कानूनों का विरोध किया जा सकता है। वास्तव में फ्रांस में जो क्रांति हुई जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे दिए गए थे, इस नारे के प्रति प्रायः ब्रिटेन के लोग उदासीन ही रहे। उन्होंने न तो उसका कोई समर्थन किया और न तो कोई विरोध किया। सामान्यतः स्वतंत्रता ब्रिटिश समाज का मूल चरित्र है और ब्रिटेन के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाइयां भी लड़ी हैं और 1215 के मैग्ना कार्टा, पेटिशन ऑफ राइट और बिल ऑफ राइट से होते हुए ब्रिटिश समाज ने अधिकारों की एक लंबी परिधि अपने लिए निर्धारित कर ली थी और उस परिधि को और अधिक व्यापक बनाने का काम संसद ने किया था। ब्रिटिश समाज के लोगों के लिए यह सोचना बड़ा असंभव सा था कि संसद कभी उनके अधिकारों का हनन कर सकती है। संभवतः
इसीलिए ग्रीन ने व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विरोध या विद्रोह का अधिकार नहीं दिया है, बस एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है कि यदि कभी जन कल्याण के लिए आवश्यक हो तो व्यक्ति इस अधिकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह अंतिम अवस्था है। उसका कोई यदि अन्य विकल्प हो तो उस विकल्प की तलाश करनी होगी। यह भी जिम्मेदारी वह मानव समाज पर छोड़ देता है।